नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग में। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस की प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी, द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। आज की जो क्लास है वो होने वाली है हमारी उपयोगिता पे। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अर्थात हम जब किसी वस्तु या सेवाओं का जो उपभोग करते हैं, उस उपभोग से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उस संतुष्टि का जो हम मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट का नाम क्या है? यूटिलिटी। यानी कंजप्शन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जरूरत है, हमारी वांट है, किसी चीज़ की हमें वांट थी तो हमने उसका कंजप्शन किया, और कंजप्शन करने से हमें क्या डिराइव्ड हुई? सेटिस्फेक्शन। और उस सेटिस्फेक्शन का हमने क्या कर लिया? मेजरमेंट। तो उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्यास लगी हुई है, प्यास लगी हुई है तो हमारी वांट क्या है? प्यास। तो हमने कौन सी कमोडिटी का कंजप्शन किया? पानी का। पानी का कंजप्शन किया क्योंकि पानी में वो पावर है जो हमारी वांट को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। और उस पावर का नाम ही क्या है दोस्तों? यूटिलिटी। अर्थात हम कह सकते हैं यूटिलिटी किसी वस्तु का वो गुण है जो हमारी जरूरत को क्या करती है? पूरा करती है। बढ़ते हैं आगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या विशेषता है यूटिलिटी की? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन क्या होती है? वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन परिवर्तित होती है। एक व्यक्ति को जिस चीज़ में यूटिलिटी मिलती है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को उसमें कोई यूटिलिटी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास देखनी है तो आप इस वीडियो से जुड़े हुए हो, तो आपको इस क्लास में क्या मिल रही है? यूटिलिटी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं देखनी है, तो उसको इस वीडियो से, इस क्लास से कोई तरह की यूटिलिटी नहीं मिलेगी। सो हम कह सकते हैं यूटिलिटी या जो वांट है, ये वांट के अकॉर्डिंग, और वांट अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। सो यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है। सेकेंड है यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी आपकी जरूरत के क्या है? सापेक्ष है। यानी जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तभी उसमें आपको क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। जैसे ही इधर जरूरत कंप्लीट हुई, उपयोगिता उस वस्तु से मिलना हमें क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, हम उसका उपभोग रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्यास लगी थी, पिछले एग्जाम्पल में हमने प्यास का एग्जाम्पल लिया था। प्यास लगी तो हमने क्या पिया? पानी। लेकिन क्या प्यास लगी रही? पानी का कंजप्शन के बाद प्यास क्या हो गई? हमारी फुलफिल हो गई। अब जैसे ये फुलफिल हुई हमारी प्यास, उसके बाद हमने पानी के कंजप्शन को रोक दिया। अर्थात पानी तो अब भी है हमारे पास, लेकिन अब हमें उसमें क्या नहीं मिल रही है? यूटिलिटी नहीं मिल रही है। तो यूटिलिटी का जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो हमारे किसके साथ है? वांट के साथ। जब हमारी वांट अराइज होगी, हमें अपने आप जिस वस्तु में हम कंज्यूम कर रहे हैं उस वस्तु में क्या मिलेगी? यूटिलिटी। और हमारी जब वांट नहीं होगी तो हमें उस कमोडिटी में कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ये हमारी वांट से रिलेटिव होती है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। यानी यूटिलिटी यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है, यूटिलिटी हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक शराबी है, वो उसको यूटिलिटी किस में मिलती है? शराब में। लेकिन शराब उसके शरीर को क्या करती है? हार्म करती है। अब शराब की जो यूटिलिटी है वो उसके लिए क्या है? हार्मफुल। लेकिन फिर भी उसको उससे यूटिलिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी हार्मफुल हो या यूजफुल हो ये जरूरी नहीं। यूटिलिटी का सीधा रिलेशन है वो है वांट को सेटिस्फाई करना। शराबी की वांट है शराब पीना, उसको उसी से यूटिलिटी मिलेगी तो वह पूरा करेगी शराब अब चाहे हार्मफुल हो या यूजफुल हो, उससे यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी। यानी जरूरी नहीं कि जो वस्तु हम यूज कर रहे हैं उससे जो हमें यूटिलिटी मिले वो मोरलिटी के अकॉर्डिंग हो या मोरल उसमें हो। फॉर एग्जाम्पल, चोर है, चोर को यूटिलिटी किस में मिलती है? चोरी करने में। जबकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, मोरलिटी नहीं है, लेकिन यूटिलिटी उसको मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी मोरलिटी से स्वतंत्र होती है, यूटिलिटी का मोरलिटी के साथ रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
यूटिलिटी की। यूटिलिटी दो तरीके की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का जो रिलेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक कमोडिटी को यूज करते हैं या कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं, तो हम उसकी मान लो 4 यूनिट हमने कंज्यूम करी, तो चारों यूनिट के कंजप्शन से जो हमें अलग अलग यूनिट की जो यूटिलिटी मिली, उन सब का जो टोटल है वो हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। और हम इसको इंडिविजुअल बताएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली से हमें मान लो 10 यूटिलिटी मिलती है, दूसरी से 8 मिलती है, तीसरी से 5 मिलती है और चौथी से हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिलती। तो अलग अलग यूनिट से जो हमें एडिशनल यूनिट अलग अलग यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, और जो टोटल चारों के कंजप्शन से मिली उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। एमयू को हम अलग तरीके से और डिफाइन करते हैं कि टोटल में जो चेंज होता है, जो कि हम एडिशनल यूनिट के कंजप्शन करने से जो टोटल में चेंज होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, या वहाँ हम इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में लेके चलेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस क्लास में हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या है और यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट में हमें बस ये ध्यान रखना है कि यूटिलिटी 2 तरीके की, टोटल एंड मार्जिनल। टोटल पूरी कमोडिटी के कंजप्शन से मिलने वाली यूटिलिटी, और मार्जिनल एडिशनल यूनिट की कंजप्शन से मिलने वाली यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब जो हम ये जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है, क्या हम उस सेटिस्फेक्शन को मेजर आउट कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? तो बिल्कुल 2 अप्रोच है यूटिलिटी को मेजर आउट करने के, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। यानी कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को किस में मेजर आउट करते हैं, नंबर फॉर्मेट में, लाइक 1 2 3 4। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम नंबर फॉर्मेट में नहीं करके उसको सिर्फ क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और कंटिन्यू। तो कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये नंबर फॉर्मेट में यूटिलिटी को मेजर आउट करता है, और ऑर्डिनल अप्रोच उसको रैंक फॉर्मेट में या रैंक में उसको क्या बताता है, यूटिलिटी को बताता है। कार्डिनल अप्रोच यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण जो कि गणना करता है नंबर में, यूटिलिटी मेजर्ड इन नंबर 1 2 3। यानी जो लो लेवल की एग्जाम होती है वहां पे तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशन की क्लासेज है शुरुआत में, जहाँ पे हम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो यूटिलिटी को मेजर्स जब हम नंबर में करते हैं तो हम उसको बोलते हैं और कार्डिनल अप्रोच। और इस अप्रोच को जो डेवलप किया था वो किया था मार्शल और पिकू ने। मार्शल हमने पिछली क्लास में अभी पढ़ा है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन की बात करी थी, मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सीमांत दृष्टिकोण को या मार्जिनल कॉन्सेप्ट को क्या किया था, डेवलप किया था। तो मार्शल, जब हम सीमांत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वहाँ एक बड़ा नाम आता है। तो मार्शल और पिगू वो है जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच को ज़्यादा डेवलप किया था। यहाँ पे बात करते हैं फिशर की। फिशर इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने यूटिलिटी के मेजरमेंट में किस यूनिट का नाम दिया है, यूटिल का। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूटिल क्या है, यूटिल का संबंध किससे है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यूटिल का संबंध है यूटिलिटी के मेजरमेंट की यूनिट के साथ। यूटिलिटी का संबंध है यूटिलिटी के मेजरमेंट की यूनिट के साथ, और इसको नाम दिया था यूटिल। यूटिल नाम देने वाला जो अर्थशास्त्री है वो है फिशर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आर बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। यानी कि हम जो नेक्स्ट क्लास DMU की होने वाली है वो कार्डिनल अप्रोच पे ही बेस्ड है। हम अभी यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर की, और कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा जाता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस की बात करें तो डिमांड एनालिसिस को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो जो कार्डिनल अप्रोच है वो नंबर फॉर्मेट में डिराइव करता है या नंबर फॉर्मेट में मेजर आउट करता है यूटिलिटी को। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, ये दोनों के लॉ किस पे डिपेंड करते हैं,
कार्डिनल अप्रोच पे। बढ़ते हैं अगले ऑर्डिनल अप्रोच, जहाँ पे हम बताते हैं कि यूटिलिटी को क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। यानी इस अप्रोच के जो प्रतिपादक रहे हैं उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर आउट नहीं कर सकते, हम केवल ये बता सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे या मोर देन आगे इस पे जो भी रैंक है वहाँ कौन है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन है, पानी, जूस, नींबू पानी और एक ऑप्शन में आपके पास है कोल्ड ड्रिंक। अब आपको ये कहा कि इनमें से आपको ज़्यादा यूटिलिटी किस में मिल रही है, तो आपने कहा मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे कौन सी कमोडिटी में ज़्यादा यूटिलिटी या कितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जब कंज्यूम करूँगा तो मैं फर्स्ट नंबर पे किसको कंज्यूम करना चाहूँगा, जूस को। सेकेंड नंबर पे किसको कंज्यूम करना चाहूँगा, नींबू पानी को। थर्ड नंबर पे मैं कंज्यूम करना चाहूँगा कोल्ड ड्रिंक को। एंड मैं फोर्थ नंबर पे या फोर्थ रैंक पे किसको कंज्यूम करना चाहूँगा, पानी। तो आपने जूस के लिए फर्स्ट रैंक रखी, इसका सीधा का सीधा मतलब है कि जूस से आपको यूटिलिटी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, और नींबू पानी से आपको जूस से कम मिलती है, कोल्ड ड्रिंक में आपको फिर कम मिलती है, और पानी से यूटिलिटी आपको सबसे कम मिलती है। तो ऑर्डिनल अप्रोच के जो प्रतिपादक है उनका कहना यह है कि हम यूटिलिटी को नंबर में नहीं बता सकते, हम सिर्फ उसको क्या दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। इस अप्रोच को डेवलप करने वाले हैं हिग्स और एलन। हिग्स और एलन ने इस अप्रोच को ज़्यादा डेवलप किया है। जब हम ऑर्डिनल अप्रोच पे हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, तब हम हिग्स और एलन की बताए हुए इस अप्रोच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक फर्स्ट ग्रेड हुआ, एएसओ हुआ, आरए हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, जहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है इकोनॉमिक्स सिलेबस में, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो इंडिफरेंस कर्व वाला जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ऑर्डिनल अप्रोच पे। बात करते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स की। इसका हिंदी में हम इसको बोलते हैं हीरक जल विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि हम ये कहते हैं या अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि रियल लाइफ में पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी जीने के लिए क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि हीरा जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी पानी की वैल्यू हीरे की वैल्यू के सामने क्या है, कम है। तो ये जो विरोधाभास है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरीके का पूछा जाता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसका जो समाधान है या इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने किया। और तीसरा ये पूछा जा सकता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स का जो एनालिसिस है वो किस पे बेस्ड है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी के बेस्ड पे। यानी इसको पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी बोला जाता है। इसका डेवलपमेंट या इसका जो प्रोपाउंडर है वो कौन है, एडम स्मिथ। और उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआती जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वहाँ पर मार्जिनल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ नहीं था, क्योंकि रियल लाइफ में डायमंड की वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन जीने के लिए डायमंड ज़रूरी नहीं है। और पानी की वैल्यू कम है, जबकि जीने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। लेकिन सीमांत जो इसका एनालिसिस है वो ये कहता है, क्योंकि हीरा क्या है, दुर्लभ वस्तु है, और पानी क्या है, सुलभ वस्तु है। जो चीज़ सुलभ होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम, और जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इसका एक्सप्लेनेशन इसी के बेस पे किया है कि जो कोई भी वस्तु है उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो कीमत है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या होती है, बेस्ड होती है। जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी होगी उस वस्तु की कीमत उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इसका अगर हम ये कहें कि रियल लाइफ में डायमंड ज़्यादा वैल्यूबल है पानी के मामले में, लेकिन एक एग्जांपल में हम ये कहें कि जैसे कोई रेगिस्तान में फंसा हुआ है, उसके पास हीरा है और उसे अब सरवाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो उसके लिए उस टाइम पे पानी में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, हीरे के मुकाबले ज़्यादा होगी। तो वह पानी की एक बोतल के लिए हीरा भी देने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा।
तो उस केस में पानी की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो पानी की कीमत हीरे से अपने आप क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जनरल केस की बात करें तो पानी सुलभ है और पानी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम, जबकि पानी की टोटल यूटिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यू या किसी भी वस्तु की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी दोस्तों। ये जो अपनी क्लासेज है जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की या माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को शुरू किया है, उसमें हमारी आज दूसरी क्लास है। हम कंटिन्यू इस सीरीज को कंटिन्यू बढ़ाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लासेज अपलोड करेंगे। और अपनी ये जो क्लासेज है ये इम्पोर्टेंट है एएसओ के लिए, आरए के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आरपीएससी, यूपीएससी, जहाँ भी इकोनॉमिक्स की उनके सिलेबस में है वहाँ पे ये क्लासेज क्या है, वैल्यूबल रहे हैं। अभी हम डिटेल में फाउंडेशन क्लासेज ला रहे हैं, उसके बाद हमारी क्लासेज या इन क्लासेज पे बेस्ड हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हम उसमें रखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास तक के बने रहें। थैंक यू।